व्हाट इफ अगर क्या होगा गोकू टेलीपोर्ट हो जाता तो नारुतो की दुनिया में, और जिसके कारण से ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन की स्टोरी में क्या चेंजेस होते, जिसके बाद स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें किसी की वॉइस आती है जो बता रहा होता है माजिन बू की मौत के बाद से करीब 3 महीने बीत चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि हमारा पसंदीदा हीरो आजकल क्या कर रहा है। गोकू अभी आसमान में उड़ते हुए अपने एक पुराने उड़ा और हवा में ही कलाबाजियां करने लगा। गोकू को उड़ने का एहसास बहुत पसंद था, क्योंकि इसमें उसे बहुत आज़ादी और हल्कापन महसूस होता था। उस साइन योद्धा ने नीचे बनी इमारतों को तब तक स्कैन किया जब तक उसे कैप्सूल कॉर्प का जाना पहचाना निशान दिखाई नहीं दे गया। फिर वो जमीन की ओर तेजी से नीचे गिरने लगा और अंत में धीरे से रुक गया। गोकू दरवाजे तक गया और घंटी बजाई। उसने सब्र से इंतजार किया जब तक कि घंटी के पास लगे स्पीकर से कोई आवाज नहीं आई। नमस्ते, कौन बोल रहा है? उस आवाज ने पूछा। मैं सोन गोकू हूँ और मैं बुल्मा ब्रीफ से मिलने आया हूँ, गोकू ने जवाब दिया। हाँ मिस्टर सोन, बुल्मा लैब 6B में आपका ही इंतजार कर रही हैं, उस आवाज ने कहा, और साथ ही सामने का दरवाजा खुल गया। गोकू अंदर गया और अपनी नीले बालों वाली दोस्त को ढूंढते हुए लैब की ओर बढ़ गया। उसने एक बड़ा सा धातु का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा कि बुल्मा किसी विशाल षटभुज के आकार की चीज पर काम कर रही है। गोकू की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। अरे बुल्मा, ये क्या है? उस शाइन योद्धा ने पूछा। बुल्मा ने अपना काम रोककर ऊपर देखा। अपने पुराने दोस्त को देखकर वो मुस्कुरा दी। हे गोकू, देखो, ये वो चीज है जिस पर मैं पिछले लगभग 2 सालों से काम कर रही हूँ, उस आविष्कारक ने कहा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ये आखिर है क्या? देखो, ये एक डायमेंशनल पोर्टल है जो तुम्हें किसी दूसरी दुनिया में भेज देगा। इसका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब कोई बहुत बड़ा खलनायक पृथ्वी पर आ जाए और तुम लोग किसी मुसीबत में फंस जाओ, बुल्मा ने कहा, और साथ ही उस मशीन को चालू कर दिया। मशीन से चिंगारियां निकली और उसमें से एक भिनभिनाहट जैसी आवाज आने लगी। मशीन पूरी तरह से सक्रिय हो उठी और उस षटभुज के ठीक बीचों बीच एक बैंगनी रंग का भंवर या स्वर्ल दिखाई देने लगा। गोकू को पीछे से बुल्मा के खुशी से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने सामने मौजूद उस अजीब से पोर्टल पर टिका हुआ था। अचानक स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी जिसमें 2 लोग पानी के एक छोटे से गड्ढे या पडले से छलांग लगाकर बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। वे एक ऐसे बच्चे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे जिसने नारंगी रंग का जंपसूट पहना था और जिसके बाल चमकीले पीले रंग के थे। उसके साथ एक और बच्चा था जिसके बाल गहरे काले रंग के थे, एक लड़की थी जिसके बाल बबलगम पिंक रंग के थे, और एक लड़का था जिसके बाल सफेद चांदी जैसे थे। अरे जरा संभल कर, गोकू चिल्लाया और पोर्टल की ओर दौड़ पड़ा। बुल्मा ये पूछने के लिए पीछे मुड़ी कि गोकू क्यों चिल्लाया था, लेकिन गोकू को पोर्टल की ओर जाते देख वो हैरान रह गई। गोकू रुक जाओ, बुल्मा जोर से चिल्लाई, जिससे वो सायन दौड़ते दौड़ते बीच में ही रुक गया, लेकिन उसका बायां पैर लड़खड़ा गया। गोकू मुंह केबल पोर्टल में जा गिरा और दूसरी दुनिया में पहुंच गया। अचानक मशीन से जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़कने लगी और ऐसा लगा कि वो फटने ही वाली है। बुल्मा तेजी से मशीन के पीछे लगे जनरेटर के पास पहुंची और उसकी तार खींचकर मशीन को बंद कर दिया। बुल्मा फ्यूज बॉक्स के पास गई और उसे खोला। उसने देखा कि उसके तार जल चुके थे और जहां तार जुड़े थे वहां से धुआं निकल रहा था। अच्छा हुआ मैंने मशीन को रोक दिया, अगर कुछ और सेकंड बीत जाते तो ये फट जाती और अपने साथ न सिर्फ कैप्सूल कोर बल्कि आधे शहर को भी तबाह कर देती। मैं गोकू को वापस लाने के लिए बेकसूर लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती, और वैसे भी अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पता है कि वो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। बुल्मा ने आह भरी और काई से प्रार्थना की कि गोकू सुरक्षित रहे। गोकू के साथ गोकू इस समय एक अंतहीन अंतरिक्ष जैसी सुरंग में नीचे की ओर गिर रहा था। सुरंग कई रंगों की थी और हर पल बदल रही थी। अचानक गोकू के सामने ऊर्जा का एक गोला प्रकट हुआ और सीधे उसकी ओर लपका। उसकी सायन सहज बुद्धि ने उसे बताया कि वो उस गोले को खुद को छूने ना दे, इसलिए उसने तेजी से झुककर खुद को बचाया और पीछे मुड़कर देखा कि वो गोला उस रंगीन सुरंग में गायब हो गया है। लेकिन अचानक गोकू को अपने पेट में भयानक दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया कि वो रोशनी का गोला जमीन के नीचे से ऊपर आया था और उस पूरे सायन के पेट में जोर से टकरा रहा था। आखिरकार वो गोला उसके पेट के अंदर समा गया और उस अजीब रोशनी के कारण गोकू को लगा कि उसकी ताकत कम होती जा रही है। अचानक सुरंग खत्म होती हुई लगी और एक खुला रास्ता दिखाई दिया। बेहोशी की मीठी गिरफ्त में जाने से ठीक पहले गोकू ने आखिरी चीज ये देखी कि वो उसी समूह की ओर नीचे गिर रहा था जिसे उसने बुल्मा की लैब में बने पोर्टल में देखा था, नारुतो और उसके समूह के साथ।
नारुतो और सासुके डेमन ब्रदर्स राक्षस भाइयों से लड़ रहे थे, इस उम्मीद में कि वे अपने क्लाइंट को उनसे बचा सकें। उनके सेंसे के अभी अभी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, लेकिन इस बात ने उन्हें तुरंत एक्शन में आने से नहीं रोका। जैसे ही उन भाइयों में से एक हमला करने वाला था, अचानक वो सुंदर धूप वाला आसमान गहरे डरावने भूरे रंग का हो गया। अचानक आसमान खुद में ही घूमने या चक्कर खाने लगा और नारुतो ने ऊपर देखा कि कहीं उस घूमते हुए भंवर से कुछ बाहर तो नहीं आ रहा है। उसका इंतजार तब खत्म हुआ जब आसमान में बने उस भंवर से एक चमकती हुई चीज बाहर निकली और जमीन की ओर गिरने लगी। नारुतो ने पीछे मुड़कर देखा कि वे दोनों भाई उस चमकती हुई चीज को देखकर अपना ध्यान भटका चुके थे। ये देखकर नारुतो ने तेजी से अपना पैर आगे बढ़ाया और उन दोनों भाइयों में से एक के पेट पर जोरदार लात मारी। दोनों भाई आपस में टकराए और पास ही खड़े एक पेड़ के तने से जा भिड़े। सासुके ने टकराने की आवाज सुनी और तुरंत अपनी निंजा वायर निकाली। फिर नारुतो और सासुके ने मिलकर उन दोनों भाइयों को पेड़ से बांध दिया। अचानक उस पूरे इलाके में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और वे दोनों जेनिन पीछे मुड़कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उनके सेंसे काकाशी हाटा के जंगल से निकलकर उनकी ओर आ रहे हैं। वे अभी कुछ कहने ही वाले थे, तभी उन्हें उत्तर दिशा से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। टीम 7 ने उस दिशा में सिर घुमाया और देखा कि उनसे लगभग 1 मील की दूरी पर धूल का एक विशाल बादल बन रहा है। ऐसा लग रहा था आसमान से जो कुछ भी गिरा था वो आखिरकार जमीन पर आकर जोर से टकरा गया। इसके बाद काकाशी ने उन दोनों भाइयों से जानकारी हासिल की और अंत में उन्हें मार दिया। उन दोनों भाइयों से निपटने के बाद टीम 7 ताजुना उस जगह की ओर चल पड़े जहां वो चीज गिरी थी, लेकिन उन्हें पता चला कि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक लड़का था। उस लड़के के बाल काले, नुकीले और बेतरतीब थे और उसकी शर्ट का ऊपरी हिस्सा जला हुआ था। इससे पता चलता था कि अपनी उम्र के हिसाब से उस लड़के के शरीर में काफी मांसपेशियां और कसाव था। सच कहूं तो उसका शरीर ऐसा था जैसा ज्यादातर जोनिन भी पाने की इच्छा रखते थे। लेकिन उस लड़के के बारे में सबसे अजीब बात उसकी बंदर जैसी पूंछ थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी से ही निकली हो। काकाशी सेंसे, क्या आप वही देख रही हैं जो मैं देख रही हूं? साकुरा ने पूछा। हाँ, आओ टीम, ये साफ है कि उसे मदद की जरूरत है, काकाशी ने कहा। नारुतो और सासुके उस गड्ढे में नीचे उतरे जो उस लड़के ने बनाया था और दोनों लड़कों ने धीरे से उसके शरीर को जमीन से ऊपर उठाया। दोनों लड़कों ने धीरे धीरे उस अजीब बच्चे के शरीर को गड्ढे से बाहर निकालने में मदद की और उसे अपने सेंसेई को सौंप दिया। काकाशी ने उस बच्चे को अपनी पीठ पर लाद लिया और उन्हें कैंप लगाने का आदेश दिया। साकुरा, जाओ और इस बच्चे के लिए हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा स्लीपिंग बैग है वो ले आओ। साकुरा ने सिर हिलाया और बैग लेने चली गई। काकाशी को अचानक अपने कंधे पर कुछ रोएदार चीज महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि एक पूंछ उसके कंधे पर रखी हुई थी। उसने अपने खाली हाथ से उस पूंछ को हटाने के लिए कंधे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पूंछ से छुआ, पूंछ फड़क उठी। काकाशी की खुली हुई आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो पूंछ नकली है, लेकिन उसे हिलते हुए देखकर वो थोड़ा डर गया। कुछ ही देर बाद साकुरा लौट आई। दोनों लड़कों ने आग जलाई, जबकि ताजुना टेंट के अंदर सो रहा था। काकाशी ने उस बच्चे को स्लीपिंग बैग में लिटा दिया और बाकी सबको रात भर आराम करने का आदेश दिया। नारुतो की कुछ शिकायतों के बाद आखिरकार वे सभी अपने अपने बैग में घुस गए और सो गए। गोकू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसे अपने पूरे शरीर में दर्द और पीड़ा महसूस हो रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे अपने शरीर में गर्माहट भी महसूस हो रही थी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि सामने आग जल रही है और उससे ऊर्जा निकल रही है। गोकू ने धीरे धीरे अपने दर्द से भरे शरीर को ऊपर उठाया। उसके सामने वही चांदी जैसे बालों वाला आदमी खड़ा था जिसे गोकू ने पोर्टल में देखा था। नमस्ते, काकाशी ने कहा। नमस्ते, मैं सोन गोकू हूँ, उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और साथ ही वो अपने शरीर के दर्द को भी सहने की कोशिश कर रहा था। मेरा नाम काकाशी हाटाके है। ऐसा लगता है कि आखिरकार तुम अपनी नींद से जाग ही गए। गोकू, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? काकाशी ने पूछा। मुझे अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। वैसे हम अभी कहाँ हैं? गोकू, तुम अभी एक जंगल में हो जो कोनोहा यानी पत्तों के बीच छिपा हुआ गांव से कुछ मील की दूरी पर है, काकाशी ने कहा और गोकू ने सिर हिलाकर उसकी बात सुनी। तो गोकू, तुम कहाँ से आए हो? मैं बहुत दूर से आया हूँ काकाशी, गोकू ने जवाब दिया। क्या किसी दूसरी दुनिया से या फिर अंतरिक्ष से? उसने मजाक करते हुए कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर गोकू हंस पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक दूसरे आयाम यानी डायमेंशन से आया हूँ, गोकू ने ऐसे कहा जैसे ये कोई बहुत ही आम बात हो। ये एक आम बात थी। काकाशी को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने बस अपना सिर हिला दिया। मैंने पहले कभी ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना और मेरा यकीन करो, मैंने बहुत कुछ सुना है।
लेकिन असली सवाल यह है कि तुम यहाँ क्यों हो गोकू? काकाशी ने पूछा। दरअसल जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ मेरी दोस्त बुल्मा एक मशीन पर काम कर रही थी जिससे लोग और चीज़ें अलग अलग आयामों यानी डायमेंशंस में जा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि तुम और वो बच्चे जो वहाँ खड़े हैं उन पर 2 लोग हमला करने वाले थे। इसलिए मैंने तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं मशीन के अंदर गिर गया, गोकू ने हल्की हंसी के साथ कहा, जबकि काकाशी के माथे पर पसीना आ गया। तो इसने हमें डेमन ब्रदर्स के हमले से बाल बाल बचते हुए देखा और हमें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन खुद ही मशीन में गिर गया, काकाशी ने सोचा और उसके माथे से पसीना गायब हो गया। तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अगर तुम्हारा गांव उस तरफ है तो तुम लोग इस तरफ क्यों हो? गोकू ने गांव की ओर इशारा करते हुए पूछा। अभी मैं और मेरी टीम एक मिशन पर हैं। हमें ताजुना नाम के एक आदमी की सुरक्षा करनी है जब तक वो एक पुल बना लेता है ताकि वो अपने देश की मदद कर सके, काकाशी ने जवाब दिया। बढ़िया, क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ? शायद मैं किसी काम आ सकूं, गोकू ने खुशी खुशी जवाब दिया। काकाशी कुछ देर इस बारे में सोचता रहा और साथ ही उस लड़के को गौर से देख रहा था। उसके शरीर पर काफी मांसपेशियां थीं और जिस तरह की उसकी बनावट थी उससे लगता था कि उसे लड़ने की ट्रेनिंग मिली है। कुछ पल सोचने के बाद काकाशी ने बस अपने कंधे उचका दिए और गोकू को अपनी मशहूर आंखों वाली मुस्कान दी। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन मुझे गोकू से एक बात पूछनी होगी। क्या तुम एक फाइटर हो? उसने उस सयान से पूछा और गोकू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। हाँ, मुझे लड़ना, ट्रेनिंग करना और खाना, ये तीनों ही बहुत पसंद है, गोकू ने अपनी मशहूर सोन वाली मुस्कान के साथ कहा। तो फिर गोकू, तुम्हें अपने साथ पाकर बहुत खुशी हुई, काकाशी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, जिसे गोकू ने भी हाथ मिलाकर थाम लिया। अगली सुबह जब नारुतो और उसकी टीम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि जिस बच्चे की उन्होंने पिछली रात मदद की थी वो वहां से गायब हो चुका था। वे अपने सेंसेई की ओर मुड़े, जो अपनी पसंदीदा नारंगी रंग की किताब पढ़ रहे थे और बीच बीच में हल्के हल्के हंस भी रहे थे। अरे काकाशी सेंसेई, वो बच्चा कहाँ गया जिसे हमने पिछली रात बचाया था? एक हैरान परेशान साकुरा ने पूछा। ओह, तुम्हारा मतलब गोकू से है। मुझे पक्का यकीन है कि वो यहीं कहीं आसपास ही होगा, उन्होंने जवाब दिया और अपनी किताब से नजरें भी नहीं हटाईं। अपने सेंसेई का ये जवाब सुनकर उन तीनों जेनिन यानी छात्रों के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। तो सेंसेई, आपको उस बच्चे का नाम पता चल गया? नारुतो ने पूछा, जिस पर काकाशी ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अचानक उन्हें अपने पीछे के जंगल से कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए नारुतो, सासुके और साकुरा ने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए। तभी अचानक गोकू जंगल से बाहर निकला, उसके साथ कुछ जानवर और कुछ मछलियां भी थीं। किस किस को भूख लगी है? मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, गोकू ने खुशी खुशी कहा। वो चलकर उस टीम के पास आया और अपने पकड़े हुए खाने को जमीन पर रख दिया। बहुत बढ़िया काम किया गोकू। सासुके, जाओ और आग जलाओ ताकि हम इस खाने को पका सकें। सासुके ने सिर हिलाकर सहमति दी, जबकि काकाशी खुद आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने चले गए। गोकू ने अपना सिर घुमाकर बाकी बचे 2 बच्चों की ओर देखा और उन्हें बड़े गौर से निहारा। वो उनके पास गया और उनसे जान पहचान बढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नमस्ते, मेरा नाम सोन गोकू है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गुलाबी बालों वाली उस लड़की ने आगे बढ़कर गोकू से हाथ मिलाया। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा गोकू, मेरा नाम साकुरा हारुनो है, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद गोकू ने अपना ध्यान दूसरे बच्चे की ओर मोड़ा, जिसने उसे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है, पत्तों में छिपे गांव का भविष्य का होकागे, नारुतो ने गोकू से कहा और साथ ही उसे थम्स अप यानी अंगूठा दिखाकर शाबाशी दी। गोकू ने उस लड़के को देखकर मुस्कुराया। वो लड़का गोकू को खुद की याद दिलाता था, खासकर अपने नारंगी जंपसूट की वजह से। ये गोकू को उसकी पुरानी लड़ाई वाली वर्दी की याद दिलाता था। पैरों की आहट सुनकर गोकू ने अपना सिर घुमाया और उसे वही काले बालों वाला लड़का दिखाई दिया जो पहले मिला था। नमस्ते, मैं गोकू हूँ, उसने अपना परिचय दिया। सासुके ने बस एक हल्की सी गुर्राहट दी और वहां से चला गया, शायद किसी गहरी सोच में डूबने के लिए या फिर उचीहा लोग जो भी करते हैं वो करने के लिए। अरे उसकी चिंता मत करो, वो सासुके उचीहा है, उसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ अकड़ भरी रहती है, नारुतो ने कहा जब गोकू के चेहरे पर हैरानी के भाव देखे। असल में गोकू के चेहरे पर हैरानी इस बात की नहीं थी कि सासुके इतना बदतमीज क्यों है, बल्कि गोकू तो उस लड़के की तुलना एक खास सयान राजकुमार से करने की कोशिश कर रहा था। गोकू के ब्रह्मांड में उसी खास सयान राजकुमार को अचानक जोरदार छींक आ गई। काकारोट, वो गुस्से में गुर्राया, जिससे बुल्मा का ध्यान उसकी तरफ गया। गोकू के बारे में क्या?
तुम्हें तो पता ही है कि वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में है और न जाने क्या कर रहा होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन किसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी तुलना किसी और से कर रहा है। पागलों जैसी बातें मत करो वेजिटा, अब मेरी मदद करो ये सोचने में कि हम चीची को इस बारे में कैसे बताएंगे। वापस नारुतो के ब्रह्मांड में गोकू और बाकी लोग वेव विलेज की तरफ अपने रोमांचक सफर पर निकल पड़े। गोकू काकाशी के बगल में चल रहा था। अरे काकाशी, जब हम शहर पहुंच जाएंगे तो क्या तुम मुझे कुछ नए कपड़े ढूंढने में मदद करोगे? यहाँ आते समय मेरे पास पहनने के लिए बस यही एक चीज थी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा या नहीं गोकू, लेकिन शायद नारुतो या साकुरा तुम्हारी मदद कर सकते हैं, काकाशी ने जवाब दिया। और गोकू ने सुनहरे बालों वाले उस निंजा की तरफ देखा जिसने जवाब में उसे थम्स अप दिया। आखिरकार वे एक झील के किनारे पहुंचे जहां एक नाव उनका इंतजार कर रही थी। वे सभी नाव में चढ़ गए और वेव विलेज की तरफ चल पड़े। रास्ते में नारुतो ने एक सवाल पूछा। अरे गोकू, मैं तुमसे काफी देर से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या तुम्हारी ये पूंछ असली है? उसके इस सवाल पर साकुरा ने उसके सिर पर एक हल्की सी चपट लगाई। नारुतो, तुम कितने बेवकूफ हो, जाहिर है वो असली नहीं है, साकुरा ने कहा। लेकिन गोकू हंस पड़ा। असल में साकुरा, मेरी पूंछ असली ही है, देखो, उसने कहा और अपनी पूंछ को हिलाकर उन सभी को दिखाया। तात्सुना, साकुरा और यहाँ तक कि सासुके भी थोड़े घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन काकाशी को अपने अनुभव से पहले ही पता था कि ये सच है जब उसे वो बच्चा मिला था। ये तो बहुत बढ़िया है, नारुतो ने कहा। तुम्हारी पूंछ कैसे है? सासुके ने अचानक पूछा। गोकू ने उस बच्चे की ओर देखा और उसे देखकर मुस्कुराया। सिर्फ मेरी जाति के लोगों की पूंछ होती है जिन्हें सैयान कहते हैं। ये सैयान एक कबीले की तरह है ना गोकू? काकाशी ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि तुम ऐसा कह सकते हो। थोड़ी देर बाद टीम 7 और हमारा पसंदीदा सैयान वेव विलेज पहुंच गए। वेव विलेज में तुम्हारा स्वागत है, तात्सुना ने कहा। जिसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है, जिसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।